नेक्स्ट इक्विपमेंट है कूलिंग टॉवर। तो जैसे कुछ जगह आपको कूलिंग टॉवर की जरूरत होती है, तो जहां पर भी आप हीट एक्सचेंज करना चाहते हैं, कुछ प्रोसेस फ्लूइड को आपको टेम्परेचर कम करना है या फिर कूल करना है, तो इसके लिए आपको कूलिंग टॉवर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप जो दो फ्लूइड यूज करते हैं, जो है एयर और वाटर। तो कूलिंग टॉवर का सिंपल मीनिंग है कि ऐसे टॉवर जहां पे कूलिंग प्रोसेस आपको परफॉर्म करनी है। तो प्रोसेस फ्लूइड का टेम्परेचर हायर साइड में अगर रहता है और उसको आपको मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पे आपको कूलिंग टॉवर की जरूरत होगी। तो इसीलिए आपको ये जो कूलिंग टॉवर्स है, इसमें अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर होता है, फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर होता है। तो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर अलग होगा, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर अलग होगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे ये कूलिंग टॉवर की एफिशिएंसी डिसाइड हो जाती है। उसकी हाइट के बेसिस पे, उसके डिजाइन के बेसिस पे भी उसकी एफिशिएंसी डिसाइड होती है। और इसी वजह से ये जो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं कूलिंग टॉवर्स में, ये पैटर्न्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। और एयर की मूवमेंट क्या होती है, वाटर की मूवमेंट क्या होती है, उसका मास फ्लो रेट या फ्लो रेट क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, उसके बेसिस पे भी कूलिंग टॉवर की एफिशिएंसी यहाँ पे डिपेंड होगी। तो यहाँ पे जो एयर एज अ फ्लूइड यूज होता है, तो एयर की वेलोसिटी आपको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे फैन यूटिलाइज करना होगा, और फैन ऑपरेट करने के लिए आपको एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। उसी हिसाब से जो वाटर का फ्लो रेट है, अगर वाटर पंपिंग आपको करनी है तो वहां पर भी आपको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइजेशन एयर के लिए, एयर मूवमेंट और वाटर मूवमेंट दोनों के लिए हो सकते हैं, और इसीलिए कूलिंग टॉवर में भी एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो सेविंग करने के लिए आपको कुछ अलग अलग तरीके सोचने होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम या फैब्रिकेटेड स्टील फैंस है जो है, तो शायद वो एफआरपी बेस अगर आप फैन यूज करेंगे, तो एरोडायनामिक डिजाइन, एरोफॉइल की डिजाइन अगर आप चेंज करेंगे तो शायद आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि मेटल के जो या स्टील के या एल्यूमिनियम के जो फैन की मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट करने के लिए आपके जो मोटर रोटर सिस्टम्स है और एनर्जी सप्लाई है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एफआरपी फैंस। तो यहाँ पर आप 15 to 40% तक एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सिस्टम्स आप यूज कर सकते हैं कूलिंग टॉवर फैंस में, यानी कि जब लोड होगा तभी ये एक्चुअली ऑटोमेटिक ऑन होगा, और जब लोड कम होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ होगा। तो अगर ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ स्विचिंग सिस्टम अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे कूलिंग टॉवर्स में, तो वहां पे 40% तक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग कम हो सकती है, यानी कि सेविंग हो सकती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है पंप्स। इंडस्ट्रीज में जो पंप सिस्टम आपको यूटिलाइज करनी पड़ती है, जैसे कि अभी हमने कूलिंग टॉवर में भी देखा था कि वहां पर भी आपको शायद पंप यूज करना पड़े, या फिर आपको ऑयल मूवमेंट के लिए, केमिकल्स या सॉल्वेंट्स मूवमेंट के लिए आपको बहुत सारी जगह पंप सिस्टम्स यहाँ पे यूज करना पड़ती है। तो इसमें पंप्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, तो उसमें आपको एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो पंपिंग सिस्टम्स है वो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, या फिर आपकी जो फ्लूइड्स है वो फ्लूइड स्टोरेज के लिए या मूवमेंट के लिए भी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। नॉर्मली जिसको हम फ्लूइड हैंडलिंग कहते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ये सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए पंपिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। तो ये पंपिंग सिस्टम्स में जो प्राइम मूवर्स होता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर बेसिस पे या डीजल इंजन बेसिस पे या स्टीम गैस टर्बाइन बेसिस पे ये प्राइम मूवर्स बेस होता है, और यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन के चांसेस हायर साइड में होते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि डीजल है या ऑयल या गैस है, इनका बेस यूटिलाइज करके आप पंपिंग का जो वर्किंग कैपेसिटी है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें एनर्जी कंजम्पशन तो होने ही वाला है, फॉसिल फ्यूल यूज होने वाले हैं, तो इसमें सेविंग के चांसेस कहाँ पर है? तो अगर आप पंप का प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके बेसिस पे आपका प्रॉपर सिलेक्शन अगर होगा, तो उसके बेसिस पे ही आपका 65% इफिशियंसी ये चेंज हो सकता है। यानी कि अगर
पंप का एफिशिएंसी 65% है तो वो चेंज होके 80-85% तक जा सकता है अगर आपने प्रॉपर सिलेक्शन किया है पंप्स का। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होते हैं या सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं, तो आपका मेन एप्लीकेशन क्या है उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना है। आपको सिंगल स्टेज पंप यूज करना है, डबल स्टेज यूज करना है, ट्रिपल स्टेज यूज करना है, तो ये भी डिसाइड होगा उसकी पंप्स की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, आपको यूटिलाइजेशन क्या करना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, ये सभी आप डिसाइड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे एनर्जी सेविंग हो सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट पैरामीटर है इसमें साइज ऑफ द पंप। तो जैसे अभी हमने बात की कि मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसके बेसिस पे अगर आपने प्रॉपर साइज भी सेलेक्ट की तो वहां पर भी एनर्जी सेविंग होगी। उसके अलावा है थ्रॉटलिंग वॉल्स जो इसमें होते हैं, तो ये वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स अगर आप यूज करेंगे, अगर आप स्पीड उसकी प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर ऐसे ड्राइव्स यहाँ पे अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर भी आपका एनर्जी सेविंग हो सकता है। उसके अलावा जो पंपिंग सिस्टम का जो मेन प्रॉपर इंस्टॉलेशन टेक्निक होता है या फिर जो शाफ्ट अलाइनमेंट होता है, कपलिंग अरेंजमेंट होती है मोटर्स और पंप्स के बारे में, तो ये सभी चीजें अगर प्रॉपर होगी तो भी आपका जो एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो भी प्रॉपर तरीके से हो सकता है। और जो एनर्जी लॉसेस नॉर्मली होता है मिस अलाइनमेंट की वजह से या मिस कपलिंग की वजह से, तो वो 15 to 20% एनर्जी लॉसेस आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो मॉडर्न सिंथेटिक फ्लैट बेल्ट्स आप यूज कर सकते हैं जो कन्वेंशनल वी बेल्ट की जगह, और वहां पर भी आपका 5 to 10% एनर्जी सेव हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं पंप्स में एनर्जी सेविंग के। आपकी इंडस्ट्रीज में अगर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स अगर होगी तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसे सिस्टम्स है जहां पर हाइयर साइड में एनर्जी कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम टेम्परेचर लेवल मेंटेन करने के लिए आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करना पड़ती है। और रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में नॉर्मली जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि इवेपोरेटर, कंडेंसर या थ्रॉटल वॉल्व्स या फिर जो पंपिंग सिस्टम, तो ये अलग अलग सिस्टम्स के लिए आपको मैक्सिमम जगह एनर्जी कंजम्पशन होता है और इसीलिए यहाँ पे हाइयर साइड एनर्जी कंजम्पशन डिवाइसेस में रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फैंस, पंप्स, कूलिंग टावर्स, फिल्टर्स, एयर हैंडलिंग यूनिट्स और डक्टिंग यूनिट्स, इसकी भी यहाँ पे जरूरत हो सकती है। तो डिपेंड्स है आपके एग्जैक्ट सिस्टम क्या है, उसकी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूटिलाइज करना है या फिर कोई केमिकल्स के यूटिलाइज करना है या फिर आपकी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, इसके बेसिस पे ये सब एनर्जी कंजम्पशन डिसाइड होगा। तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए एनर्जी कंजम्पशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर आपको एनर्जी सेविंग्स के बारे में सोचना है। तो इसमें क्या क्या अलग अलग ऑप्शन है एनर्जी सेविंग्स के, तो जो भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होंगे तो वो मैक्सिमम क्लोज कंडीशन में अगर आप रखेंगे जहां पे लीकेजेस के चांसेस नहीं होंगे, तो यहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम ठीक तरह से काम कर सकते। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल है, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर या फ्रीज है वो भी एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। अगर उसका डोर आप अगर ओपन रखेंगे तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स पे लोड ज्यादा आएगा और वो मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसीलिए हम अगर रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स में देखेंगे इवन रेसिडेंशियल में भी, तो एनर्जी के जो डोर्स होते हैं, रेफ्रिजरेशन के जो डोर्स होते हैं वहां पर जो इंसुलेशन होते हैं तो हिंट इंसुलेटर्स यूज किए, जैसे कि ग्लास वूल यूज करते हैं या फिर थर्मोकॉल्स यूज करते हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज में अलग अलग जो एस्बेस्टॉस शीट्स भी यूज होते हैं। तो अलग अलग जो हीट इंसुलेटर्स मटेरियल होते हैं उसको भी आपको यूटिलाइज करना होगा, यानी कि हीट लॉसेस अवॉइड करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और अगर टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन होता है तो आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स पे लोड कम होगा और एनर्जी कंजम्पशन कम हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जहां पर आपको रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में आप यहाँ पे एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो कंडेंसर्स होते हैं वो अगर प्रॉपर हीट एक्सचेंजर डिवाइस आप टेक्निकली जो डिजाइन के बेसिस पे आप यूटिलाइज करेंगे तो वहां पर भी एनर्जी कंजम्पशन का जो रिडक्शन है वो 15% तक आपका
चांसेस है, वहां पर भी एनर्जी सेविंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो कंप्रेसर से वो अगर सेंट्रल एयर कंडीशनर सिस्टम्स अगर आप अडॉप्ट करते होंगे तो आप सिंगल कंप्रेसर यानी कि मल्टी लेवल या मल्टी स्टेजेस कंप्रेसर की जगह अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर भी आप एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन अगर आपका कंप्रेसर्स का आपने देखा है रेगुलरली इंटरवल्स में अगर आपने यूटिलाइज किया है तो यहाँ पर कंप्रेसर जो हमने पहले बात की थी वही से यहाँ पे कंप्रेसर्स में सबसे ज्यादा जो हीट है वो लॉसेस होते हैं, और ये अगर हीट लॉसेस हम अवॉइड करते हैं तो यहाँ पर भी एनर्जी सेविंग हो सकती है 10 to 15% तक। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो कंप्रेसर्स के लिए यूटिलाइज होती है, जो कंप्रेसर एज अ कंपोनेंट है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर में, या फिर जो हमने पहले कंपोनेंट देखा था कंडेंसर्स, वो भी एक कंपोनेंट है। तो हर एक कंपोनेंट का एनर्जी सेविंग अगर आपने सोचा तो ऑटोमेटिकली रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के बारे में आप एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है बॉयलर। तो बॉयलर जैसे आपको इक्विपमेंट मालूम है कि यहाँ पे स्टीम जनरेशन के लिए हम बॉयलर यूज होता है। तो जैसे ये नॉर्मल जो वाटर है, ये वाटर का अगर स्टीम में कन्वर्जन करना है तो आपको हीट एज एनर्जी चाहिए। तो हीट कहाँ से मिलेगी आपको? तो फर्नेस में जो फोसाइल फ्यूल से वो बर्निंग होने के बाद, जलाने के बाद वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट यूटिलाइज होगी वाटर स्टीम जनरेट करने के लिए। तो बॉयलर में भी आपको बर्निंग है, ये एक प्रोसेस है, वहां पर भी आप यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। उसके अलावा जो बॉयलर के अलग अलग माउंटेन्स और एक्सेसरीज होते हैं उनको चलाने के लिए भी आपको एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे करना होता है। तो ये अलग अलग जो बॉयलर के पार्ट्स है, बॉयलर के जो अलग अलग प्रोसेस है या एक्टिविटीज है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट जनरेशन के लिए या टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ बॉयलर्स कोल बेसिस होते हैं, कुछ बॉयलर्स में बायोमास या बायोब्रिक्वेट या एग्रीकल्चरल वेस्ट यूटिलाइज होती है, और कुछ जगह ऑयल बर्निंग यूनिट्स होते हैं, और कुछ जगह आपको गैसेस बेसिस पे भी बॉयलर यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज में ये अलग अलग क्वांटिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्टीम जनरेट करनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बॉयलर के रिलेटेड कि आपको जो हीट लॉसेस है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको। फर्नेस में आपको बर्निंग प्रोसेस है, और ये बर्निंग प्रोसेस की वजह से यहाँ पे हीट लॉसेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जहां पर स्टीम तैयार होती है या फिर हीटेड वाटर होता है, पाइपिंग सिस्टम्स भी होती है, ड्रम सिस्टम्स भी होती है, सुपर हीटर सिस्टम्स भी होती है, या फिर जो माउंटिंग एक्सेसरीज भी होती है, वहां पर भी हीट लॉसेस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये मेन फोकस होना चाहिए कि ये हीट लॉसेस आपको मिनिमाइज करना है। अगर आप ये मिनिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक एनर्जी सेविंग हो जाएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन बॉयलर में अलग अलग ऑप्शंस क्या है? तो जैसे अभी हमने एक सोचा था कि बर्निंग एक मेन प्रोसेस है यहाँ पे। तो अगर जब बायोमास या बायोब्रिकेट्स या कोल जो भी आप बर्न कर रहे हैं तो उसमें फ्यूल टू एयर रेशियो मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये फ्यूल टू एयर रेशियो अगर आपने ये कंट्रोल किया तो आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी और मिनिमम हीट लॉसेस हो जाएंगे। या फिर जो आपका केमिकल एनर्जी है, जो आप फ्यूल के बारे में बात करें तो मिनिमम फ्यूल आप यूटिलाइज करेंगे और फिर एक्सेस एयर प्रोवाइड करने की वजह से कंप्लीट कंबशन होगा, जिसकी वजह से हीट अच्छी जनरेट होगी, हीट लॉसेस कम होंगे, और जो एनवायरनमेंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं गैसेस कंपोनेंट जिसको हम फ्लू गैसेस कहते हैं, तो ये फ्लू गैसेस का लोड या बर्डन भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कम से कम कार्बन डिपोजिशन होना चाहिए, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, और यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन भी आपको मिनिमाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सोट डिपोजिशंस जो है वो मिनिमाइज करने चाहिए, यानी कि कार्बन डिपोजिशन। तो इसके लिए आपको सुट ब्लोअर्स भी यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, तो जहां पर ये वर्किंग कंडीशन मेंटेन करने के लिए, कार्बन डिपोजिशन कम करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। और अगर ये सूट डिपोजिशन होता है यानी कि कार्बन डिपोजिशन होता है तो ये हीट रेजिस्टेंस
एज एक्ट करेगा और जिसकी वजह से आपको एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यूज करनी होगी और जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेस या एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये सूट ब्लोअर्स भी आपको यहाँ पे यूज करना है, कार्बन डिपोजिशन कम से कम करना है और इस हिसाब से आपको जो फ्यूल है उसका प्रॉपर सिलेक्शन भी करना जरूरी होता है। अगर हम रिकवरी की बात करेंगे तो यहाँ पे हीट रिकवरी पॉसिबल है स्टीम कंडेंसेट थ्रू। तो हर 6 डिग्री सेल्सियस जो राइज होता है बॉयलर फीड वाटर में या टेम्परेचर में, तो वहां पे जो कंडेंसेट रिटर्न आ जाते हैं क्योंकि स्टीम तैयार हो जाता है और स्टीम में कुछ जो वेपर्स या स्टीम ऐसी होती है जो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, यानी कि कंडेंसेट्स में लिक्विड होती है, कंडेंसेट्स में कन्वर्ट होती है। तो ये कंडेंसेट जो रिटर्न आते हैं तो वहां पर भी आपको हीट रिकवरी करना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो यहाँ पर भी 1% सेविंग हो सकती है फ्यूल की। उसके अलावा जो बॉयलर की इफिशियंसी है उसको बढ़ाना चाहिए। तो उसमें अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं जैसे कि रेडिएशन लॉसेस है, इनकम्प्लीट कंबशन है या फिर ब्लो डाउन लॉसेस है, एक्सेस एयर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या फ्यूल गैसेस के लॉसेस है। ये सभी लॉसेस आपको अवॉइड करने हैं जिसकी वजह से आपका 20% तक जो एनर्जी कंजम्पशन है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा जो ट्रीटेड वाटर है अगर आप वो अच्छी तरह से यूज करेंगे, यानी कि जो वाटर के पैरामीटर्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है स्केल का इशू, यानी कि अगर यहाँ पे स्केल फॉर्म होता है तो ये स्केल यानी कि इम्प्योरिटीज जो डिपॉजिट हो जाती है इंटरनल साइड में या एक्सटर्नल साइड्स में भी, तो ये अगर इंटरनल साइड में बॉयलर फीड वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से अगर ये स्केल जनरेट होता है और अगर आप हीट में देखेंगे तो ये एज अ हीट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये क्रिएट होगा और जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। तो अगर ये स्केल फॉर्मेशन आप अवॉइड करते हैं 1 mm थिकनेस तक तो यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन आप 5 to 8% तक सेव कर सकते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग तरीके हैं जैसे कि यहाँ पे स्टॉप स्टीम लीकेज यहाँ पे आप एडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि स्टीम के जो लीकेजेस है अलग अलग पाइपलाइंस थ्रू या होल्स थ्रू और वो प्रेशर पे, तो ये भी आप सेव कर सकते हैं अगर यहाँ पे लीकेजेस आपने अवॉइड किए। या फिर जो मेंटेन स्टीम पाइप इंसुलेशन है ये भी आपने किया तो यहाँ पे जो हीट लॉसेस होते हैं वो भी हीट लॉसेस आप अवॉइड कर सकते हैं और ये इकोनॉमिकल भी होगा ये लॉसेस अवॉइड करना और यहाँ पे आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी रिड्यूस हो जाए।